हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 12 टर्म 1 झारखंड बोर्ड सेट 3 का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, जो आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो आपका फिजिक्स है। टाइम आपको मिलेगा 1.5 घंटे का। टोटल मार्क्स होंगे वो 35 मार्क्स के पेपर होंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। टोटल 35 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। उसमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है और अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए कोई भी मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। दैट मीन्स कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा कौन सा वो गुण है जो विद्युत आवेश सेटिस्फाई नहीं करता है। तो देखो, सबसे पहला है टोटल चार्ज कंजर्वेशन, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, टू टाइप ऑफ चार्ज, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। देखो, हमें पता है कि कोई भी चार्ज होता है तो चार्ज क्या है, कंजर्व है। चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी चार्ज कंजर्वेशन तो होता है। ठीक, सेकंड है हमारा क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी भी चार्ज को हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी ऑप्शन हमारा ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। थर्ड है टू टाइप ऑफ चार्ज। 2 टाइप के चार्ज होते हैं, ये हमें पता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, यानी ये तीनों ऑप्शन तो सही हैं। ऑप्शन नंबर डी है सर्कुलर लाइन ऑफ चार्ज, लाइन ऑफ फोर्स। क्या किसी भी चार्ज के द्वारा कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है या जिसे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, क्या वो सर्कुलर होती है या स्ट्रेट लाइन में होती है? तो हमें पता है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। दैट मीन्स की सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स नहीं होती है। यानी यहां हमसे पूछा गया था कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, दैट मीन्स बल की वृत्तीय रेखा। आते सेकंड क्वेश्चन पे, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल। इनमें से कौन सा चार्ज है जो कि पॉसिबल है। अब इसे देख के तो हमें नहीं कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा, लेकिन हाँ, अभी हमने इसके पहले ऑप्शन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है चार्ज के बारे में, कि हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी भी चार्ज को हम इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो, क्या हम इसे चार्ज लिख सकते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखो, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको 1.6 कैंसल आउट कर सकता है? तो देखो, इसमें से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, अगर 3.2। अगर इस चार्ज की वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 हो जाए, ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी? इसे कैंसल आउट करोगे 2 टाइम्स में, ये कैंसल आउट होगा, यहां बच जाएगा -1, यानी इसको आप लिखोगे तो ये आ जाएगा n की वैल्यू 10। यानी क्या है, n हमारा क्या होना चाहिए था? इंटीजर्स होना चाहिए था, यानी एक पूर्णांक होना चाहिए था। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। इसको सिंपल चेक करने का तरीका है कि आप 1.6 को देखो, 1.6 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है इन चारों में से। इसमें से ऑप्शन मिलेगा सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनोकूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। फिर से हमारा सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है और हमारा कंसेप्ट कौन सा है? Q इक्वल टू NE। ठीक है, Q कितना हमें दिया है? 1 नैनोकूलम। 1 नैनोकूलम कितना होता है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 9 को कहते हैं नैनो। तो 1 नैनोकूलम इज इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या सकते हैं हम लोग? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। यहां से अगर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसे और सॉल्व करें तो हो जाएगा 10 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 1.6। थोड़ा और सॉल्व करें तो इसे हम चाहे तो ऐसे लिखते हैं 6.25। ठीक है, कैलकुलेशन करना, इसे हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। ठीक है, देखो यहां पर ये ऑप्शन है जो आपको थोड़ा सा देखने में आपको डिफरेंट मिल सकता है, यानी ऐसा ऑप्शन आपको शायद देखने को नहीं मिल रहा हो। हमसे पूछा था कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आई थिंक इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट मुझे नहीं नजर आ रहा है। किसी में 10 टू द पावर 9, ठीक है, 10 टू द पावर 9 कहीं भी नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा नन। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, किस कनेक्शन में? वो सीरीज के कनेक्शन में है, मतलब उनको हमने श्रेणी क्रम में ऐड किया है। तो बताओ उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? तो हम पढ़ा है जब भी सीरीज में होता है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटर है, याद रखना,
कैपेसिटर क्या होता है, वो किस फॉर्म में ऐड होता है, वो इस फॉर्म में होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C3। यहाँ से सारी वैल्यू को, सभी की वैल्यू कितनी है, C है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। इसे और ऐड करो तो ये हो जाएगा, फिर टोटल मिलकर हो जाएगा 3/C, यानी 1/C सीरीज का वैल्यू होगा 3/C, या इसको लिख सकते हैं CS इक्वल टू C/3, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अभी मैंने सेट नंबर 2 में मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था जिसमें था कि एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैंने वहां भी बताया था कि चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो, सभी का यूनिट सेम होता है, यानी दोनों का यूनिट सेम होता है। और यूनिट क्या होता है, हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं एल से, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है हेनरी, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी। और इसका सिंबल क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं हम कैपिटल H से हम डिनोट करते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड, दिस लॉ इज टर्म्ड एज। यानी अगर किसी भी सर्किट में, ठीक है, यानी कि किसी सर्किट में अगर कोई करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, कौन सा करंट है ये, इंड्यूस करंट, ठीक है, आई इंड्यूस। अगर कोई करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन या तो ऐसे हमारा एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और चाहे तो वो करंट का डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज भी हो सकता है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। लेकिन अब ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, किस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसे डिसाइड करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा लेंज लॉ, ठीक है, कौन सा लॉ, लेंज लॉ। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को हम मेजर करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोजेस 3 चार्जेज पार्टिकल इन फ्री स्पेस इज। तो इनमें से कौन सा सही चार्ज होगा, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला फिर से आते हैं हम, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला याद रखना। और उसका एप्लीकेशन, फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनक्लोज, ठीक है, मैंने कहा था चार्ज इनक्लोज, कितना चार्ज इनक्लोज होता है किसी सरफेस के अंदर, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये एक सरफेस है, इसमें टोटल चार्ज है Q1 Q2 Q3, ठीक, तो यहाँ पर Q इनक्लोज कितना हो जाएगा, इस सरफेस के अंदर कौन कौन सा चार्ज है, Q1 Q2 एंड Q3, यानी तीनों का सम कर दो, ठीक है, विथ साइन, साइन लिखे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, Q इनक्लोज देखो यहाँ कौन कौन सा चार्ज है, Q1 कितना है, उसकी वैल्यू है -14 नैनो कूलम, यानी 14 इंटू 10⁻⁹ नैनो है, तो -9, प्लस Q2 है हमारा 78.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, -9, एंड Q3 कितना है हमारा, Q3 ये फिर से नेगेटिव चार्ज, वो उसकी वैल्यू है 56 इंटू 10⁻⁹ कूलम, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ जो सारा डाटा गिवन है बड़ा स्पेसिफिक डाटा गिवन है, ठीक है, इन सभी को अब अगर आप रख के सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻⁹। और देखो हमें एप्सिलॉन की वैल्यू पता होना चाहिए, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू कितनी होती, इसकी वैल्यू थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करो, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी, वो आ जाएगा बार 10⁻3, ठीक है। ऑप्शन को यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये 10⁻3 है, ऑप्शन में बी में ये 10⁻6 है, ये भी 10⁻3 है, ये 10⁻6 है, ठीक है। तो ऑप्शन को आप एक बार खुद से भी करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर में ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। ये 10⁻3 हो गया और लास्ट का ऑप्शन है हमारा 10⁻6। तो देखो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा 10⁻3, जो कि ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻3। क्वेश्चन नंबर हमारा फिर से आता है 8। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, जैसा हमने सेट 1 सेट 2 में पढ़ा है, वही सेम क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। कह रहा है अगर 2 वायर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और कैसे फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड। अगर दोनों में, और मान लो दोनों में करंट I1 I2 फ्लो कर रहा है, तो उन पे कैसा फोर्स लगता है। तो मैंने बताया था कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो कैसा फोर्स लग रहा था, याद होगा आपको, ये कैसा फोर्स है, ये है रिपल्सिव फोर्स, यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इक्वल फोर्स है, दोनों ना एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, अपोजिट
अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बी, इसके 2 यूनिट होते हैं। एक को हम कहते हैं टेस्ला, ठीक है, टेस्ला भी होता है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। एक और इसका यूनिट होता है, इसको हम कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है और टेस्ला भी होता है। ऐसा यूनिट होता है इसका टेस्ला, लेकिन अगर नॉर्मल अदर यूनिट के बारे में बात करें तो इसका एक और यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 10 है विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें कौन सा एक ऐसा मटेरियल है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है? तो इस बताओ सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होती है? तो याद रखो, इसका ऑर्डर याद रखो। सबसे ज्यादा होता है वो होता है हमारा सिल्वर, ठीक है, सिल्वर की कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। इससे थोड़ी कम होती है हमारी कॉपर की, ठीक है, कॉपर की। उसके बाद होता है हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। इसलिए आपने देखा होगा जो बाहर में वायर लगे होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर से आते हैं, उसमें क्या था वायर किया जाता है? उसमें एल्युमिनियम वायर यूज किया जाता है, और उससे सबसे कम होते हैं आयरन का, ठीक। और आपने देखा होगा जो घर में जब वायर यूज करते हैं, जो घर में वायर यूज होता है उसके अंदर कैसा वायर लगा होता है? कॉपर वायर। तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? हमारी सिल्वर की। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 11 ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। कह रहा है कि अगर मान लो किसी फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है तो इस पर फोर्स कैसा लगता है? तो फोर्स के लिए कितनी होती है? उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, जो होता है हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, QE। क्वेश्चन 12 है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये फिर से मैंने सेट 1 का सेम क्वेश्चन रिपीट है कि ओम्स लॉ वैलिड किसके लिए? ओम्स लॉ वैलिड तभी है जब टेम्परेचर कैसा होता है? इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारा? टेम्परेचर, तापमान हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हमारा ओम्स लॉ वैलिड है। क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 13 है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज टू स्क्वायर प्लेट्स which equal and opposite charge. The surface charge densities on each plates are plus sigma and minus sigma respectively in the region between the plate and the magnitude of electric field. तो कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पे चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया वो है प्लस सिग्मा और एक है माइनस सिग्मा। तो कह रहा है इनके 3 रीजन होंगे, प्लस फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन। कह रहा है प्लेट के बीच का रीजन, मतलब प्लेट के बीच का रीजन हो जाएगा रीजन नंबर 2। तो कह रहा है रीजन नंबर 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो देखो इस पे टोटल, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? देखो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो होगा ड्यू टू प्लस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा हमारा माइनस सिग्मा के कारण। तो प्लस सिग्मा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, ठीक। अगर आप देखोगे माइनस सिग्मा जो चार्ज है तो क्या है, माइनस चार्ज पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करती है, यानी इस माइनस चार्ज की अगर बात करें तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटर करेंगी, ठीक है। ये किसके चलते हैं? ये है हमारा माइनस सिग्मा चार्ज के चलते। तो देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। ऐड किया जाएगा सिग्मा बाई इन बिटवीन रीजन नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाई नॉट। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस C when it is completely filled with a dielectric of dielectric constant 5 the percentage increase in the capacitance will be। तो देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, ठीक। कह रहा है कि अगर इसकी कैपेसिटेंस C से जब इसमें क्या फिल किया होता है एयर। अब कह रहा है कि अगर दूसरा एक कैपेसिटेंस, ठीक है, अब कैपेसिटेंस मान लो C हो जा रही, कब? जब इसके प्लेट के बीच में हम क्या इंसर्ट कर दे रहे हैं? डाई इलेक्ट्रिक
ये आंसर कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक, मतलब ये पहले कैपेसिटर ऐसा होगा, अब कैपेसिटर क्या हो गया, अब कैपेसिटर में हमने क्या कर दिया, सेम कैपेसिटर है, अब इसमें हमने क्या फिलअप कर दिया, डाइलेक्ट्रिक। इसका डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है, 5। तो हमें पता है कि सी डैश यानी जो नया कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू किसकी हो जाती है, के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस, यानी जो सी डैश होगी की वैल्यू कितनी जाएगी, के की वैल्यू 5 है तो हो जाएगी 5C। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि द परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, परसेंटेज इंक्रीज कितना बढ़ जाएगा, हमसे पूछ रहे हैं वृद्धि कितनी हो जाएगी। क्योंकि फिर भी देखिए किसी चीज में हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसी पे इंक्रीमेंट का, तो परसेंट इंक्रीज यानी परसेंट वृद्धि कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा सी डैश माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100%। तो अब कितनी हो जाएगी, C by C इंटू 100%, दैट मीन्स कितना बढ़ गया, बढ़ गया हमारा 400%, यानी कितना बढ़ गया है 400%। ठीक है, तो देखो यहाँ ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। ठीक है, हमसे पूछा है कितना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, तब होता 500% ओरिजिनल का, लेकिन कितना बढ़ जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 400%। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर से क्या होगा नन, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा द फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल एट एन एक्सटेंट टी इज गिवन बाय। ठीक है, अब फ्लक्स कैसा है, वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो हमें गिवन है। तो हमारा जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 10t² माइनस 50t प्लस 250। बायो ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा उनको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स दिया है हमसे, इंड्यूस में पूछा है। ठीक है, इंड्यूस में पूछा है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो इंड्यूस में का फॉर्मूला क्या था, माइनस d∅/dt। ठीक है, माइनस साइन को भी आप ध्यान रखना, माइनस का साइन आता है ये चीज, क्योंकि आपको जो ऑप्शन दिया है वो भी प्लस माइनस में दिया है, इसलिए तो माइनस साइन रखते हैं बाहर, d/dt, और यहाँ फ्लक्स हो जाएगा 10t² माइनस 50t प्लस 250। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 20t। ठीक है, आप डिफरेंशिएट कर लेना, माइनस 50 और 250 का हो जाएगा 0। ये हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस 20t प्लस 100। हमसे पूछा है t इक्वल टू 3 सेकंड पे। ठीक है, t इक्वल टू 3 सेकंड पे, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे कितना हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला, तो सिंपल t की जगह 3 पुट करेंगे, तो 20 इंटू 3 प्लस 100 नहीं सॉरी ये 50। ठीक है, ये कितना है, ये 50, यहाँ जगह 50, तो ये लिख लो 50, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 60 प्लस 50, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगा माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, माइनस 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है द पिक्चर्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन। फिर से ये आपके फर्स्ट सेट, सेकंड सेट और ये थर्ड सेट में फिर से क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था फर्स्ट लॉ कौन सा होता है, फर्स्ट लॉ को मैंने कहा था वहां पर बताया था कि फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं जंक्शन लॉ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो 1 और वीडियो 2 को जो देखना, इसे कह देते हैं हम जंक्शन लॉ, फर्स्ट लॉ को। अब सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं, सेकंड लॉ को हम कहते हैं लूप लॉ। ठीक है, तो चाहे तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लिखा होगा या तो जंक्शन लॉ और लूप लॉ लिखा होगा। तो जंक्शन लॉ किसे बेस्ड था, ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, जंक्शन लॉ किसे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, एंड लूप लॉ ये था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो फर्स्ट लॉ हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सेकंड हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं, कह रहा है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर। तो बताओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, एक रॉड है, दूसरा रॉड एक और है रॉड, वो भी कॉपर है, उनसे पूछा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। मैंने क्या कहा रेजिस्टेंस, ये किस पे डिपेंड करता है, ये उसके शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली मटेरियल पे और टेम्परेचर। तो अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर तो कुछ कहा नहीं गया है, हमसे बस कहा गया है कि दोनों कॉपर है। अगर कॉपर है तो सेम मटेरियल तो दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 80 नंबर है। तो मैग्नेटिक प्लेस, ठीक है, कह रहा है एक मैग्नेटिकल नीडल है वो उसको फ्री है रोटेट करने के लिए इन ए वर्टिकल प्लेन, ओरिएंट इटसेल्फ वर्टिकली एट सर्टेन प्लेस ऑन अर्थ, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस। तो देखो एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल ऑफ डिप को मैसेज नोट करते ना, ये अगर हमारा टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, तो इधर तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इधर होता है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसे कहते थे, मान लो अगर सिर्फ थीटा से नोट कर, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप। कह रहा है किसी प्लेस पर क्या आ रहा है, ये ओरिएंट कैसा जा रहा है, वर्टिकली हो जा रहा है, ओरिएंट हो जा रहा है। तो बेटा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डिप, ठीक है, उस प्लेस पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो एंगल ऑफ डिप बता दो कैसा होगा, यानी जो निडल है ना किसी प्लेस पर वो कितना हो जा रहा है, वो ऐसे हो जा रहा है, वर्टिकल, कैसे जाता है, वर्टिकल हो जा रहा है। तो बताओ अगर निडल अगर हमारे से वर्टिकल हो जा रहा है तो उस प्लेस पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, यानी उसमें निडल कैसा हो जा रहा है, ऐसे। तो एंगल ये थीटा कितना हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है 90, ठीक है, एंगल कैसा कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 90, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 90 हो जाएगा, ठीक है। कितना जा रहा है एंगल, ये एंगल हो जा रहा है हमारा 90 डिग्री अगर निडल वर्टिकल हो जा रहा है तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। फिर से क्वेश्चन है, मान लो अगर ये हमारा अर्थ है तो ये हो गया हमारा अर्थ। कह रहा है अर्थ में ये होता है हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ये होता है हमारा ज्योग्राफिक साउथ पोल, याद रखना ये ज्योग्राफिक है ना। और जो हमारा मैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ कैसा होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ कैसे होता है, इधर साउथ हो जाता है और इधर नॉर्थ। ये कौन से हमारे, ये हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक। और ये हमारा नॉर्थ साउथ कौन सा था, ये था हमारा ज्योग्राफिक, ब्लैक वाला क्या था हमारा, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है, हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर करती है। सेट नंबर 2 में भी आपने देखना, सेट नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप एज कंपेयर टू देखें ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल में तो क्या हो रहा है, तो हमें दिखेगा कि ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और ज्योग्राफिक साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, ठीक है। ये साउथ पोल ज्योग्राफिक, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। तो दिख रहा है कि ज्योग्राफिक साउथ पोल से हमें ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और नॉर्थ में इंटर कर रही है, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा बाकी ये साउथ से नॉर्थ, ठीक है, यानी ज्योग्राफिक साउथ से नॉर्थ की ओर ऐसा ये बिहेव करती हमें दिखाई देती है, ठीक है, क्या, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 20 है द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर, जीरो एवरीवेयर, हैविंग वेरी हाई वैल्यू और वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। फिर से ये आपको सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है। सेट नंबर 2 आपने हमारा अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने इसका ऑप्शन बताया था कि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज करती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसे, प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल ऑफ डिप, मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ये 3 मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर 3 पे डिपेंड कर रहा है दैट मीन्स कि ये अर्थ के प्लेस टू प्लेस पर भी ये डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग करते हैं स्मॉल यू से, ठीक है। ये होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। मान लो अगर हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे प्लस सिग्मा चार्ज है, इस पे माइनस सिग्मा चार्ज है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। और इसमें के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, इन दोनों प्लेट के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो 21 का ऑप्शन देखोगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 है रेशियो बिटवीन टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर
टू पोल, ठीक है, हमें इक्वेटर और पोल पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का अनुपात कितना होता है। तो हमें पता है कि देखो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप थीटा, ये होता है हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जो देखो अब यहां पर एंगल ऑफ डिप थीटा एट इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर यहां पर एंगल थीटा कितना होता है 0 डिग्री, ठीक, और थीटा एट पोल, ठीक है, पोल पर कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमारा ये होगा इधर हमारा इस साइड होगा हमारा इक्वेटर, ठीक, ये वर्टिकल में अप या डाउन आओगे तो ये मिल जाएगा हमारे पोल्स, ठीक है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल। तो देखो थीटा वैरी कर रहा है 0 डिग्री पे और थीटा कैसे कैसे डिपेंड करेगा, इक्वेटर पे 0 होता है, पोल पे 90 होता है। और हमारा जो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड जो इक्वेटर होगा वो कितना होगा, वो होगा बी कॉस थीटा, और बी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वो पोल होगा वो कितना होता है, वो होता है बी साइन थीटा। अब वैल्यू रखते हैं तो बी कॉस 0, ठीक है, इक्वेटर पे थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो बी कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है बी। इक्वेटर पे देखा पोल्स पे देखा जाए तो बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पोल्स पे कितना हो जाएगा बी, तो दोनों का रेशियो कितना आ गया, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड और पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का रेशियो कितना आ गया बी बाई बी, दैट विल बी रेशियो कितना हो जाएगा 1/1 का रेशियो, ये रेशियो कितना होता है 1/1 का रेशियो होता है दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फ्लोइंग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन्स द करंट थ्रू कंडक्टर। जब भी करंट किसी कंडक्टर, मान लो अगर ये करंट है, एक हमारा कंडक्टर है, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, मान लो इसको हमने किसी बैटरी से अगर कनेक्ट किया ऐसे, तो करंट तो इधर से फ्लो करेगा हमारा, ठीक है, पॉजिटिव से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कह रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनकी जो वेलोसिटी है वो कौन डिटरमिन करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, या बोथ ए एंड बी और नाइदर ए एंड बी। तो देखो इसमें जब भी करंट अगर फ्लो कर रहा है आई, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का होता था फॉर्मूला NeAVD, ठीक है, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया, ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इनटू वीडी, ठीक है, वीडी क्या हो गया, वीडी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट किस पे डिपेंड करता है यहाँ पर, देखो करंट डिपेंड करता है सीधा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, ठीक है, यानी जो करंट फ्लो कर रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही इस पे फ्लो होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस एंड रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस विल बी। तो देखो हमसे पूरा जो पूछा गया है चीजें वो है पहला कॉपर। देखो कॉपर, कॉपर कैसा है, कॉपर है हमारा कंडक्टर, ठीक है, कॉपर हमें दिया गया क्या क्या है, एक दिया हमें कॉपर और एक हमें दिया हुआ है जर्मेनियम। अब बताओ कि कॉपर कैसा है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर। कॉपर होता है हमारा कंडक्टर और हमारा जो जर्मेनियम है वो कैसा है, जर्मेनियम होता है हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो बीच में जब टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है या यहाँ पर घट रहा है, तो देखो टेम्परेचर हमारा घट रहा है 50 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जब पहुंच जा रहे हैं हम 20 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हम फॉल कहाँ का जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर, यानी टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो कॉपर कैसा है, कंडक्टर, तो कंडक्टर का टेम्परेचर घटने पर, ठीक है, कंडक्टर का टेम्परेचर घटने पर उसकी रेजिस्टेंस भी घटती है, ठीक है। यानी कॉपर के लिए क्या होगा, कॉपर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है, कॉपर के रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन अगर बात करें आप जर्मेनियम, दैट मीन सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर
जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने पर घटता है और टेम्परेचर घटने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी क्या होगा कि कॉपर के लिए तो ये वैल्यू घटेगी, लेकिन जर्मेनियम के लिए क्या होगी, बढ़ेगी। यानी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के लिए घटेगा और सेमीकंडक्टर के लिए ये बढ़ेगा विथ फॉल इन टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर फॉल करेगा तब, यानी डिक्रीज करेगा तब। क्वेश्चन नंबर 25 है, फिगर शो द करंट इन द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट देन द करंट 1 इज इक्वल टू। देखो अब पूछ रहा है, बताओ करंट 1, यानी इसमें कौन सा करंट, इस करंट 1 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इस आई की वैल्यू कितनी होगी, ये करंट हमसे आई पूछा गया कितनी होगी। तो यहाँ कौन सा हम लॉ यूज करेंगे, दिख रहा है, तो यहाँ यूज करेंगे हम जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ को यूज करने का तरीका क्या है कि सिंपल सा तरीका है कि आप कैसे फाइंड करोगे। तो देखो ये पॉइंट रेड पॉइंट है, इन सबको क्या कर दो, आप फ्यूज कर दो, एक जगह ले आओ। ठीक है, सब पॉइंट एक जगह फ्यूज कर दो, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा कुछ ऐसा। फ्यूज कर दोगे तो ये नजर आएगा कुछ करंट। क्या दिखाई देगा कि 2 एम्पियर करंट हमने क्या किया, सारे रेड पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, आपस में फ्यूज कर दिए, एक जगह लाके हमने जोड़ दिया। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 2 एम्पियर करंट क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। 2 एम्पियर दो करंट इंटर कर रहा है और बाहर करंट कौन कौन निकल रही है, एक 1 एम्पियर करंट बाहर जा रही है, एक 1.3 एम्पियर करंट बाहर जा रही है। हमसे ये आई करंट पूछा गया है कि इस वैल्यू कितनी होगी। हमें पता है जंक्शन लॉ में क्या होता है, जितनी करंट इंटर करती है उतनी करंट जंक्शन से बाहर आती है। तो करंट इंटर कितना कर रहा है, जो करंट इंटर कर रहा है वो हो गया 2 + 2, यानी ये दो करंट क्या कर रही है, इंटर कर रही है। और कौन कौन सी करंट बाहर जा रही है, ये इक्वल हो जाएगा बाहर जाने वाली करंट। बाहर वाली करंट कौन कौन सी है, 1 एम्पियर, 1.3 एम्पियर एंड आई। लिखेंगे 1 + 1.3 + आई, ये हो जाएगा 4 = 2.3 + आई। तो यहाँ पे आई की कितनी रहेगी, आई की वैल्यू रहेगी 4 - 2.3 एंड ये हो जाएगा हमारा 1.7 एम्पियर। यानी आई की कितनी आ गई, 1.7 एम्पियर। यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी 1.7 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। नंबर 26 है, एक करंट कैरिंग पावर लाइन कैरी करंट टू ईच, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर एबव। क्या करंट लाइन है जो वेस्ट टू ईस्ट, अगर हम डायरेक्शन लगाते हैं डायरेक्शन कैसा होगा, ये मान लो हो गया हमारा करंट जा रही है, वो क्या जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट तो कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट की ओर करंट। तो कह रहा है बताओ इसके ऊपर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, 1 मीटर एबव इट, यानी इस पॉइंट के 1 मीटर ऊपर से बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो आपको पता होगा राइट हैंड रूल से हम इसे कैलकुलेट करते थे। ठीक है, आपने बुक में पढ़ा होगा, आपको 2-3 मेथड के सॉल्व करने के आपने पढ़ा होगा। मैं फिर से आपको करेक्ट से बता रहा हूँ किधर होगा, कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर आएगा, ये आएगा साउथ की तरफ। ठीक है, यानी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा आप कैलकुलेट करना, वो देखना इधर से आएगा, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, किधर से आएगा, नॉर्थ से साउथ से, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ टू साउथ, दैट मीन्स उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन 27 है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉयडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ठीक है, क्या होता है टॉरॉयड, टॉरॉयड क्या होता है कि एक ऐसा लूप होता है ना, जिसमें क्या होता है ऐसे ऐसे वायर रैप किया होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं टॉरॉयड। तो कह रहा है ये टॉरॉयड का जो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड कितनी होती है, μ0 Ni। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ बनती थी यार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर बनती थी ऐसे ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पर रिंग है उसके अंदर ही बनती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यही है ना, इसके सेंटर पे बीच में कुछ नहीं मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होती है, सिर्फ इस लूप के अंदर। तो कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किससे इंडिपेंडेंट होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे इंडिपेंडेंट है, नहीं। एन पे ये डिपेंड करता है, करंट पे भी डिपेंड करता है, क्या रेडियस पे डिपेंड करता है, नहीं, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कि इसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, यानी ये जो रिंग बन रहा है, ये जो ब्लू कलर का जो रिंग बन रहा है, ठीक है, रिंग जो ऐसा बन रहा है ब्लू कलर का, उसकी रेडियस पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक, इस पे डिपेंड नहीं करता है, इसके
रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है जो रिंग बन रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, ए चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज ऑफ पार्टिकल विल नॉट चेंज। ये कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज कभी भी नहीं करेगी? तो क्या होता है कि मान लो अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेपर। ठीक है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द पेपर। अगर इनटू द पेपर अगर मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल अगर क्यू अगर वी वेलोसिटी से अगर इसमें एंटर करता है तो क्या होता था, कुछ चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता था और फोर्स के कारण वो एक सर्कुलर पाथ में से मूव करता था, एक सर्कुलर पाथ में से घूमता था। ठीक, तो क्या जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो बताओ इसमें कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं करेगी? तो ध्यान देना, मैंने कहा यहाँ पर वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी वेलोसिटी तो ये वैल्यू रहेगी v। ठीक, तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है? अगर आप पूछा है क्या इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है, हाँ इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है अगर रेडियस r है तो। अब बताओ कि वेलोसिटी चेंज क्यों कर रही है? वेलोसिटी चेंज इसलिए कर रही है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्योंकि सिंस वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। मान लो अगर ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल वो अगर 1 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा था तो अभी भी वो 1 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा, लेकिन उसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, हर पॉइंट की सर्कुलर पाथ में क्या होता है, हमेशा डायरेक्शन चेंज होता है। तो कौन, अगर दैट मीन्स की इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ओनली इन डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है, तो कौन चेंज नहीं होगा, स्पीड। क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्पीड को क्या कहते हैं, स्पीड होता है हमारा उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो हमेशा 1 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है, यानी कांस्टेंट क्या होगा, कोई चेंज नहीं करेगा, स्पीड चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो किसी मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और तो दैट मींस उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स के लिए कितनी थी, IDL। ठीक है, फॉर्मूला रखना IDL क्रॉस B। ठीक, इसको देते हैं IDLB साइन थीटा। तो कह रहा है मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा। अब देखो फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब इस साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना होता है, वो होता है हमारा 1, और 1 को साइन थीटा की फॉर्म लिख सकते हैं साइन 90, यानी साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक, यानी साइन थीटा कितना होना चाहिए, साइन 90 के होना चाहिए। दैट मीन्स थीटा के लिए कितनी होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री। दैट मीन्स कि हमारा जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 30 है, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d कैरिंग ए करंट I एम्पीयर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, देखो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, हर सेट में आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है कि दो करंट कैरिंग, दो थिन लॉन्ग वायर पैरेलल वायर्स हैं जिसमें दोनों में करंट फ्लो कर रहा है I और दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, यानी दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। यानी एक करंट I इधर है तो दूसरा भी करंट इधर I है और दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो पूछे बताओ उस पर कैसा फोर्स लगेगा। तो देखो सबसे पहली बात, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों फ्लो कर रहा है तो दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल अपोजिट फोर्स होगा, और ये दोनों फोर्स कैसा होंगे, फोर्स का नेचर होगा अट्रैक्टिव, यानी एक दूसरे को करेंगे तो अट्रैक्ट। यानी ऑप्शन कौन कौन सा सही हो सकता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर सी। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता था, ठीक है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता था अगर इनके बीच में अगर डिस्टेंस डी है, तो अगर डिस्टेंस डी है तो फोर्स कितना होता था, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता था म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 पाई डी। ठीक है, ऐसे में हमें ये कहना चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा एक चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो विथ फोर्स पर यूनिट लेंथ होना चाहिए म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 पाई डी। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 30 का, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अट्रैक्ट करेंगे विथ ए फोर्स ऑफ म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 पाई डी। क्वेश्चन नंबर 31, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड बार मैग्नेट। ठीक है, एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे
डायरेक्टेड होती है। तो देखो फिर से सेट नंबर 1 का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा वहां जाके देखना, मैंने सेम क्वेश्चन रिपीट था वहां पर। कह रहा मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है और कहाँ इंटर करती है। तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा साउथ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो बताओ, लेकिन हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या करती है, एक क्लोज लूप भी फॉर्म करती है हमेशा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप वही फॉर्म करती है। अगर हम इस लूप को अगर क्लोज करें, देखो तो लूप क्लोज हो गया। अब लूप क्लोज होगा तो लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रैवल कर रही थी, नीचे लूप में इस तरह से, ऊपर लूप में देखो कैसे कर रही थी, इस तरह से। ठीक, तो देखो बताओ, हमसे पूछा इनसाइड बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां ट्रैवल कर रही है। तो देखो यहाँ पर क्या दिखा देगा कि आपको साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कैसे आ रही है, साउथ से नॉर्थ पोल की ओर। कब, इनसाइड बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट के अंदर, चुंबक के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा फ्रॉम साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, यानी ऑप्शन नंबर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये चुंबकीय ध्रुव दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर डायरेक्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है करंट फ्रॉम ए टू बी इन स्ट्रेट वायर इज इंक्रीजिंग, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज। तो देखो कह रहा है कि मान लो अगर ये एक लूप है, लूप के इधर क्या हो रहा है कि एक करंट आई इंक्रीज फ्लो कर रहा है, और कैसा करंट है, करंट ये इंक्रीजिंग करंट है। अगर करंट इंक्रीजिंग फॉर्म में है या करंट बढ़ रहा है, ठीक है, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, इसके ऊपर में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, मान लो अगर ये अगर डिस्टेंस मान लो अगर हमारा डी होता, ठीक है, डिस्टेंस मान लो डी होता, तो इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती, अगर वायर इन्फिनाइट है तो उसकी वैल्यू होती म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ठीक, और जो करंट इंड्यूस होता उसका डायरेक्शन किधर होता, ऊपर, वो होता डॉट, डॉट मतलब नॉर्थ पोल। कैसा, नॉर्थ पोल, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही होती और वो इंक्रीज कर रहा होता। ठीक है, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड आ रही होती इस प्लेन के, और वो इंक्रीज कर रहा होता। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है उसको डिक्रीज कराना है। तो अगर ये बाहर कैसे आ रही थी, करंट आ रही थी बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही थी, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, दैट मींस वो एक नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता। तो हमें कैसा चाहिए, हमें इस नॉर्थ पोल को अपोज कौन करेगा, मतलब इस नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, यानी हमें एक और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो अंदर की ओर जाए। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, जो अंदर की ओर जाए, तो वो होगा क्रॉस। ठीक, यानी डॉट मैग्नेटिक फील्ड बाहर बन रहा है, तो हम इसके हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वो कैसा हो सकता है, क्रॉस। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है हमारा साउथ पोल, और साउथ पोल होता है तो हमारा साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड कैसे, करंट कैसा डायरेक्शन होता है, अगर ये साउथ पोल है तो आपने देखा होगा करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इस टाइप से। यानी करंट का डायरेक्शन किधर होगा, करंट डायरेक्शन कैसा आ गया, करंट डायरेक्शन आ गया हमारा ये क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी करंट कैसा फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ऑप्शन को, वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से पॉज करके आराम से इस कंसेप्ट को समझना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कह रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, इसको मुझे कहते हैं मुन्ना। ठीक है, शॉर्टकट तरीका याद है, म्यू नॉट एन एन ए, मुन्ना, म्यू एन एन ए, मुन्ना। ठीक, तो देखो कह रहा है कि हमने नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दिया, 2 टाइम्स बढ़ा दिया। ठीक है, ये 2n हो गया, जो हमारा सेकेंडरी टर्न है वो भी कितना हो गया, 2n हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो बताओ अब जो नया म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, नया इंडेक्स वो कितना हो जाएगा, वो 4, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट n इंटू एन इंटू ए। ठीक, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, हमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया है। तो अब देखो एमडेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m। ठीक है, क्योंकि m कितनी थी, म्यू नॉट एन एन ए, तो 4 टाइम्स, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स हमारा बढ़ जा रहा है अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स दोनों को 2 टाइम्स करते हैं। तो यहां से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाई द करंट डज नॉट राइज इमीडिएटली इन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। ठीक है, कह रहा है कि अगर किसी इंडक्टेंस में
ठीक है, किसी अगर मान लो इंडक्टर है, ठीक, तो इसमें जो कहता है कि इसमें जो करंट है वो सडनली करंट इंक्रीज क्यों नहीं करता है, यानी जो करंट फ्लो करेगा वो सडनली इंक्रीज क्यों नहीं करता है, क्यों? क्योंकि याद रखो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये क्या करता है, मान लो इसमें कोई करंट अगर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग करंट, अगर करंट बढ़ रहा है तो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये जो हमारा इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टर बिहेव ऐसा करेगा कि इस इंक्रीज करंट को वो अपोज करे, ठीक है, यानी इस करंट को अगर अपोज कराना है, दैट मीन्स अगर ये करंट आई इंक्रीजिंग ऐसा आ रहा है और इसमें करंट हमारा आई फ्लो कर रहा है, ये करंट जो आई आया, तो क्या होगा कि ये हमारा क्या हो रहा है कि इस लूप में जो हमारा इंडक्टर का लूप है उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ का पोलैरिटी इस टाइप से होना चाहिए कि जो करंट इंक्रीज कर रहा है उसको वो अपोज करे। तो अपोज करने के लिए क्या करना चाहिए, ये हमारा इंडक्टर बिहेव करेगा कुछ ऐसा, इंड्यूस ईएमएफ, और उसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा तो इस इंड्यूस ईएमएफ का करंट कैसा होगा, ऐसा, ये आई इंड्यूस, ठीक है, एक इंड्यूस ईएमएफ करंट ये प्रोड्यूस करेगा हमारा इंडक्टर, जो क्या कर रहा है, जो ओरिजिनली इंक्रीजिंग करंट है उसको अपोज कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो करंट इंक्रीज कर रहा था वो अब उतना रैपिडली इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि एक इंड्यूस करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इसलिए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ था इसलिए, ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक, ये क्वेश्चन बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट वीडियो को जरूर देखें, हमारे सेट 1 टू सेट 1-5 के जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के हम यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन 3 आइडेंटिकल बल्ब 60 वॉट and 200 volt rating are connected in series to a 200 volt supply, the power drawn by them will be। तो कह रहा है कि मानो मेरे पास 3 बल्ब है, ठीक है, 3 बल्ब के कितने हैं, वो 60 वाट के हैं और उस पे जो वोल्टेज रेटिंग है वो 20 वोल्ट है। तो देखो तीनों कैसे है, आइडेंटिकल है ना, तीनों एक टाइप के बल्ब है, तो मान लो सभी का रेजिस्टेंस आर है, तो हमें पता है कि आर इक्वल टू क्या होता है, अगर तीनों का रेजिस्टेंस आर है हमें पता है जो पावर इक्वल टू होता है V बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर होता हमारा, तो यहां से आर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। तो वोल्टेज कितना हो गया हमारा यहाँ पर, इंड्यूस वोल्टेज, तो इंड्यूस वोल्टेज हो जाएगा हमें यहाँ पर जो वोल्टेज गिवन है, तो 200 इंटू 200 कौन सा वोल्टेज, ये 200 जो हमें वोल्टेज दिया था, 200 वोल्टेज है 60 वॉट, 200 डिवाइड बाई 60, सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2000 बाई 3 ओम, यानी हर एक जो बल्ब लगा है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, हमें रेजिस्टेंस गिवन नहीं था, हमने कैलकुलेट कर लिया रेजिस्टेंस कितना आ गया, सभी का रेजिस्टेंस 200 बाई 3 ओम। अब कह रहा है देखो ये किस पे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड थे आपस में सीरीज में, यानी श्रृंखला में। अगर श्रृंखला में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है सीरीज में, होता है सिंपल आर प्लस आर प्लस आर, तीनों को सिंपल ऐड कर लो, दैट विल बी इक्वल टू 3R, 3R होगा तो 3R कैलकुलेट कर लो, अभी हमने R के लिए कैलकुलेट किया है 2000 बाई 3, ठीक है, 3 कैंसिल, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2000 ओम, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2000 ओम। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पावर कंजम्पशन कितना होगा, तो अब पावर निकालेंगे P इक्वल टू फिर से वही वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200 इंटू 200 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना आ गया इक्विवेलेंट 2000, 0 से 0 कैंसिल, 200 से 200 कैंसिल, पावर कितना आ गया हमारा 20 वाट, ठीक है, ये पावर कितना कंज्यूम करेगा, वो ओनली 20 वाट ही पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, यानी इससे क्या होगा देखना, इससे क्या होगा, यानी बल्ब की कैपेसिटी कितनी थी 60 वाट की, यानी 60 वाट तो मैक्सिमम जल रहा होता, मतलब मैक्सिमम लाइट दे रहा होता, अब कितना कंज्यूम करेगा हर एक बल्ब, ओनली 20-20 वाट करेगा, मतलब अब क्या होगा कि हर एक बल्ब की जो ब्राइटनेस थी वो कम हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 20 वाट। तो ये था हमारा आज झारखंड बोर्ड क्लास 12 सेट 3 का डिटेल सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक शेयर
सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर करो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट 4 एंड सेट 5 में लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।